कल हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे, जब पढ़ाया था ना रात में, यहाँ तक हो गया था। अब कुछ थोड़ा सा बता देते क्या यहाँ तक पढ़ाए थे। देखो इसमें जो था ना, गति और दूरी, गति और दूरी, गति का जो एक समीकरण जो होता है, 3 गो समीकरण है गति का, 3 गो समीकरण है। पहला समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी वाला एक समीकरण है, ठीक। और एक समीकरण है s बराबर, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है जो यहाँ पर है, ठीक है, यही समीकरण है। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। ध्यान से देखना है इसमें, पहला गति का पहला समीकरण क्या बोलता है, दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, तीसरा समीकरण क्या बोल रहा है। न्यूटन साहब ये इसको इनको काट दिया, तो इसमें ये इसको बोलते हैं वेग, वेग और ये समय। पहला समीकरण में तुमको ये बता रहा है गति ए समय और वेग को, समय और वेग के बारे में बताता है। ध्यान रखना, खाली ये याद रखना कि पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण वेग और समय को दर्शाता है, वेग और समय को बताता है। और दूसरा समीकरण में ये और ये कटेगा, सब में यू ए को काट देना है और जो बचेगा उसको देना है। एस मतलब विस्थापन होता है, एस मतलब विस्थापन, और टी मतलब समय। सेकेंड नंबर बताता है विस्थापन और समय को, विस्थापन और समय को। हाँ, तीसरा नंबर क्या बताता है, वेग और वेग और विस्थापन को। आप समझते हैं, देखो वी वेग है, ये भी वेगे है, बट ये अंतिम वेग है, ये शुरुआत का वेग है। ठीक है, ये शुरुआत का वेग को काट देंगे और त्वरण को काट देंगे, त्वरण है ये, त्वरण, ये भी त्वरण, ये तो यू शुरुआत का वेग, ये त्वरण, शुरुआत का वेग, त्वरण, शुरुआत का वेग और त्वरण खत्म काट देंगे, जो बचेगा वही कहता है। तो यहाँ वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन, विस्थापन और समय, विस्थापन और समय, विस्थापन और समय, वेग और समय, वेग और समय। अब याद रखना, पहला समीकरण कहता है वेग और समय के बारे में, दूसरा समीकरण कहता है विस्थापन और समय, और तीसरा समीकरण बोलता है वेग और विस्थापन। अब चल तुम सब सोचता होगा सर विस्थापन विस्थापन कर, विस्थापन है क्या। देखो दूरी और विस्थापन, देखो दूरी वे चीज़ें हैं। अब दूरी बोलेगा ना, तो मान लो तुमको खवासपुर जाना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा रहा है, ठीक ना, ऐसे करके खवासपुर जा रहा है। एक लड़का है कि गंगा जी पार करके चल गया खवासपुर, तो बता ज़्यादा समय ये लेगा कि ये लेगा, दूरी। दूरी लेगा, ज़्यादा समय और ज़्यादा दूरी लेगा। ज़्यादा समय ज़्यादा दूर तय कौन करेगा, ये वाला। कम दूरी ये तय करेगा, इसी को बोलते हैं विस्थापन। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब शॉर्टकट, जो शॉर्टकट मारेगा ना उसको क्या बोल, दूरी बोलते हैं। जो लॉन्ग मतलब तय की गई दूरी, और विस्थापन जो शॉर्टेज डिस्टेंस को विस्थापन, बस। दूरी कितना है? और देखो यहाँ पर दूरी हमेशा जो होता है ना पॉजिटिव होगा या जीरो होगा,
निगेटिव कभी दूरी नहीं होगा। निगेटिव में माइनस में दूरी कभी नहीं होता है। ठीक। उसी तरह दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन बराबर 1 हो सकता है। जीरो दूरी बटे विस्थापन या वन हो सकता है। यह 1 से ज़्यादा हो सकता है। ये दूरी बटे विस्थापन 1 के बराबर हो सकता है। दूरी बटे विस्थापन 1 से बड़ा हो सकता है, बट 1 से कम नहीं एक से होगा। बड़ा हो सकता है। 1 से कम नहीं होगा। 1 से कम नहीं होगा। 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से कम नहीं। सबसे लंबी दूरी मापने की मात्रक क्या है? पारसेक। सबसे लंबी दूरी मापने की मात्रक पारसेक एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻18 16। 16 नहीं रुकिए। एक पारसेक बराबर 10 पे तीन पावर, एक पारसेक बराबर 3 3 × गुना 10 10 पर पे पावर पावर 16 मीटर। मीटर। ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये दोनों याद कर लेना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर बोलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक। एक पार्सेक बराबर बोलेंगे तो 3 × 10⁻16 मीटर। साथ में ही दिखता है। अब देखो आगे। एक सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी, उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच, किसके बीच? पृथ्वी के जो बीच जो नापते। सूर्य और पृथ्वी हाँ, इसकी जो बीच की दूरी जो नापता है ना, उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय। खगोलीय। इकाई हाँ, खगोलीय इकाई। इकाई ठीक ना। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 1.5 मीटर। गुना 10 पर पावर 11 मीटर। बोलो फिर से। 1.5 इंटू 1.5 गुना 10 पर पावर 11 10 पे पावर 11। एक 11 एक पार्सेक बराबर एक पार्सेक बराबर 3 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। 3 बजे से बहुत खराब है। 16 एक मीटर। प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 गुना 46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। 15 मीटर। देखो, उसको क्लियर यहाँ लिख दिया हुआ है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46। 9.46 गुना 10 पर पावर 15 गुना 200 पावर 15। उससे एक कम नीचे वाला का पार्सेक का 3 गुना 10 पे पावर 16 मीटर। बस चल झूले पर किसी बच्ची की गति कैसी होती है? मान लो ये कहीं टांगा हुआ है, अब बच्चा यहाँ झूला झूल रहा है इस पर ऐसे बैठकर। ये जब यहाँ जा रहा है एक बार, फिर इधर जा रहा है, ये कौन सा गति है? रेखीय गति। मान लो ये यहाँ है, फिर झूल के यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर तो अपने स्थिति में ही आ गया। इसको आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती कोई भी चीज गया, फिर वापस अपने ही जगह आ गया, फिर गया, फिर वापस अपनी जगह आ गया, इसी को आवर्ती गति बोलते हैं। ठीक। आगे चलते हैं।
आप चलते हैं हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर आयु। अब बताओ वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। 21% है। नाइट्रोजन 78% 78%। है। 78। और कार्बन डाइऑक्साइड 1 1%। प्रतिशत। बस इतना ही चीज़ बता रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। ये तुम्हारा पहला सबसे ज़्यादा ये है सबसे, नाइट्रोजन। हाँ सबसे ज़्यादा। आई सेकंड नंबर पर है। 21 ऑक्सीजन। ठीक, वही बोल रहा थर्ड में है। यह कार्बन वायुमंडल में दूसरा डाइऑक्साइड। स्थान है, मतलब वायुमंडल में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस है ऑक्सीजन। यह प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। एक यह एकमात्र गैस है जो ईंधन न होते हुए भी जलने में सहायता करता है। यह श्वसन के लिए भी आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता है वायुमंडल की संरचना। ठीक, आगे नाइट्रोजन चलते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन 78% है। यह अज्वलनशील गैस है। मोमबत्ती के लौह का नीला रंग इसी के कारण के कारण होता है। अब चलते हैं CO2। CO2 क्या है? अकार्बनिक और कार्बन। श्वसन का उत्पाद है। अकार्बनिक कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अकार्बनिक है। का कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक श्वसन का उत्पाद है। यह ग्रीन हाउस है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? आग बुझाने में। आग बुझाने में, मतलब आग लगता है ना तो इसी का छिड़काव करता है। और ब्रेड में किण्वन CO2 के कारण ही होता है। ब्रेड में जो करते हैं ना, ब्रेड का जो किण्वन करते हैं, ब्रेड का किण्वन किण्वन इसके कारण होता है, CO2 के कारण नहीं होता है। आप चलते हैं फूड। आप फिर से एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अकार्बनिक है। CO2 अकार्बनिक। ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। ये आग बुझाने में मदद करता है। अब ब्रेड का किण्वन किसके द्वारा होता है? किसके कारण होता है? CO2 के कारण। ठीक, अब बोलेगा फूड में जब मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मकरंद से। मकरंद से। किससे बनाता है? मकरंद से। मकरंद से। आप चलते हैं हमारे चारों ओर के वायु। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन पढ़ा दिए थे। परिवर्तन परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिकी, इसको बोलते हैं फिजिकल। एक रासायनिक केमिकल परिवर्तन। इसमें बोलता है मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। रासायनिक। समझ रहा है राहुल? तो हाँ। देखो, मिल जाना मतलब क्या होता है? पानी से बर्फ बना। हाँ। अब बर्फ से फिर पानी बन सकता है ना, हाँ। तो उसी को बोलते हैं मिल गया हमको। पानी था पहले, उसको बर्फ बना दिए, बर्फ से फिर पानी बना दिए तो हमको मिल गया। इससे क्या है? कागज को जला देंगे, राख बन जाएगा। अब बताओ, राख से फिर कागज बनेगा? नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं ना मिले हमको, वही चीज़ ना मिले फिर से, उसको केमिकल बोलने, बस वही काम खत्म। तो ये मोम का पिघलना बोलेंगे ना, ये बोलेंगे भौतिकी परिवर्तन। अब मोमबत्ती का जलना बोल देंगे तब रासायनिक परिवर्तन। और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। फिर से दूध से दही बना, अब फिर दही से दूध बनेगा? नहीं। नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन। नमक पानी में घोलने से
उससे हम फिर नमक प्राप्त कर सकते हैं, सही बात है। हाँ हाँ। अब बताओ किस विधि से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। आग के द्वारा सर। अगर वाष्पीकरण के विधि द्वारा। हाँ। वाष्पीकरण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, भाप आग देकर भाप से उड़ा देंगे पानी को, और जो नमक बच जाएगा तो हम ले लेंगे। आगे चलते हैं। अब पादप में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। पादप, पादप जो है क्या है, स्वपोषी है, जीव है। सपोर्टिव। क्या है, स्वपोषी जीव है। ठीक, स्वपोषी जीव है। पादप जो है सपोर्टिव। क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की मदद से अकार्बनिक जो होता है ना, अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक को। हाँ, ओकर। अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। इसका जो, ये तो 1% ऊर्जा लेता है, 1% सूर्य से 1 ही प्रतिशत ना ऊर्जा लेता है, और 99% क्या कर देता है, वापस कर देता है। और ये पादप है प्रथम पोषी में आता है। और ये जो खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं, खाद फैक्ट्री पत्ती को ना कहते हैं। पादप का खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं, पादप का खाद फैक्ट्री पत्ती को कहते हैं, पत्ती को। ठीक, अरे वाह, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। एक पादप स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी जीव है। क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। यह प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। ये सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% ऊर्जा लेता है, प्रयोग करता है, और 99% क्या करता है, वापस कर देता है, परिवर्तित कर देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रथम पोषी में पाया जाता है। प्रथम नहीं, पादप की खाद फैक्ट्री पत्ती को कहते हैं। पत्ती के द्वारा कोशिकाओं से घिरे छिद्र को रंध्र कहते हैं। ये पानी के मात्रा अधिक होने के पर खुलता है। रंध्र के बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता होती है। पत्ती, देखो फिर समझना, कुछ पादप जो है दूसरे पर निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं, परपोषी। ठीक है ना। कोई पादप है, कुछ पादप नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा। बट ये जीवाणु करता तो है, बट ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो सकता है, अनुपस्थिति में ही होगा। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तभी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो पादप क्या है, राइजोजियम संयुक्त रूप से एजक्टोबैक्टर मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कुछ पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट जीव का भक्षण करता है। कीट जीव का क्या करता है, भक्षण करता है। विंस, फ्लाई ट्रैप, सैंडियो, घटपर्णी, ये सब है क्या है, पादप में ही आता है। अमरबेल परपोषी पादप के अंतर्गत आता है। अमरबेल किसके अंतर्गत आता है, अमरबेल जो है किसके अंतर्गत आता है, अमरबेल जो है परपोषी के अंतर्गत आता है। परपोषी, अमरबेल को देखा तुमसे लो, हाँ, कैसा होता है कलर, पीला पीला टाइप। सही बोला। ऊर्जा का प्रथम स्रोत
सूर्य, और दूसरा जीवित प्रथम स्रोत पादप है। ठीक, पादप में जल एवं खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। देखो पादप में ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसमें जो खाना, खनिज, क्या है, खनिज और जल जो पहुंचेगा ना इसके ऊपर, इसके पास, किस विधि, मतलब किसके द्वारा, नस द्वारा। नस को ही बोलते हैं वाहिका। क्या बोलते हैं, वाहिका। वही तो। ठीक, वाहिकाओं द्वारा जल और खनिज ऊपर पहुंचेगा। ठीक, पत्ती तक पहुंचता है। जाइलम में प्रवाह बहुदिशीय, एक फ्लायम में प्रवाह एक दिशीय होती है। देखो जाइलम में जो होता है ना बहुदिशीय होता है, मतलब चारों तरफ से आ जाएगा जाइलम में। और वही बोलेंगे फ्लायम में, बोलेंगे एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा से जाएगा, वापस फिर नहीं आएगा। देखो यहाँ समझना, बहुदिशीय और एक दिशीय क्या होता है। बहुदिशीय और एक दिशीय, बहुदिशीय और एक दिशीय। एक दिशीय, देखो बहुदिशीय होता है क्या, कि हम इधर से गए फिर यही रास्ते से वापस भी आ सकते हैं, बहुदिशीय हो गया। एक दिशीय क्या होता है, गए इसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते हैं, लॉक हो जाएगा, फिर इसको एक दिशीय बोलेंगे। नहीं बोलता है नर्क जाने के लिए रास्ता है, फिर नर्क से आने के लिए रास्ता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक दिशीय। ठीक, पादप, आप चलते चले, पादप में बनता है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज। संचित होता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप स्टार्च। में। ठीक, पादप में तो बनता है ग्लूकोज, स्टोर किसके रूप में होता है, स्टार्च के स्टार्च। रूप में। पादप में खनिज, पादप में जल एवं खनिज लवण चूसकर यह सक्शन बल से प्राशन द्वारा कोशिका विधि, इसको बोलते हैं कैपिलरी मेथड से होता है। देखो पादप में जल एवं खनिज के जो होता है ना, अब मान लो ये पेड़ है, ये नीचे ये जड़ है, जो ऊपर जाता है किस विधि द्वारा, चूसे कर जाता है, मतलब ये चूसना, ये चूसता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी मेथड। कैपिलरी, कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड से ये ऊपर जाता है। हिंदी में बोलते हैं चूसना या चूसक। अब मान लो गिलास है, गिलास में पानी है, और तुमको बोलेगा मुंह लगा कर नहीं पीना है, एक तुमको दे देगा पाइप, क्या दे देगा, पाइप दे देगा, पाइप। तो ये पाइप से कैसे पिएगा, घींच के। हाँ तो घींचेगा, तो चूसिएगा ना, घींचेगा। हाँ। तो वही ना, वही मेथड इसमें लगता है पादप में, उसी को बोलते हैं कैपिलर मेथड, कैपिलरी मेथड। प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक यौगिक से कैपिलरी मेथड। कार्बनिक यौगिक बनता है। अभी थोड़ा देर पहले ना बताए थे, क्लोरोफिल की मदद से। पादप में रिक्तिका एकल झिल्ली से घिरा होता है। पादप में रिक्तिका किससे घिरा रहता है, एकल झिल्ली से।